टैक्सेस लगाओ, टैक्सेस लगाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है खबर से तज्जिए तक। टैक्सेस, अमेरिकन टैक्सेस नहीं, टैक्सेस लगाओ, यानी ये कि आवाम पर जितना हो सकता है टैक्स लगाओ और पैसा बनाओ, यानी ये कि अपने एक्सपेंडिचर्स, अखराजात, रेवेन्यू जो भी आप कह सकते हैं निकालिए। और इस वक्त बजट जो है अगले हफ्ते आएगा, इस वक्त आ सकता था लेकिन अगले हफ्ते आएगा। और इसी वजह से आज मैंने सोचा कि मुल्क की मईशत पे पहला सेगमेंट में करता हूं। थोड़ा सा हम देर से हमने प्रोग्राम शुरू किया, वक्त मेरे पास कम है, पेस तेज रखनी है। जैसे हुकूमत के पास वक्त कम है और आईएमएफ को खुश करने के लिए या आईएमएफ की डिक्टेशन पे, या आईएमएफ की डिक्टेशन बहुत लोगों को हार्श वर्ड लग जाए, आईएमएफ की कंप्लाइंस पे कुछ रेवेन्यू टारगेट्स पाकिस्तान की हुकूमत को अचीव करने हैं। 10 जून को आप जो है यानी अगले बुध को पाकिस्तान का वफाकी बजट आएगा। उससे पहले भी बजट आ रहा था, कह रहे थे इस हफ्ते आ जाएगा, लेकिन फिर एक कयास आई। देखिए कयास आई है, मुझे नहीं पता हतमी बात क्या है। अब इतवार को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हैं, अब वो भी एक फैक्टर हो सकता है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं ये भी कयास आई है, क्योंकि जराई की इतना खबर है कि इत्तेहादी खुश नहीं है। बहरहाल ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न ये है, और ये डॉक्टर इकरामुल हक साहब है, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है। उनके बकौल FBI रिपोर्टेडली कलेक्टेड ₹10.25 ट्रिलियन यानी 10.25 खरब रुपए अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10.9 10.9 खरब रुपए का टारगेट था FBI का इस साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है जुलाई से अप्रैल के माबैन, जिसमें से उन्होंने 10.2 जो है वो पैसा वसूल किया है, रेवेन्यू वसूल किया है। और जो कि कुल मालियत की जो कमी बनती है 683 बिलियन रुपए की कमी बनती है, जो FBI ने टैक्सेस के अंदर जो है वो कमी है। मतलब टारगेट इनका पूरा नहीं हुआ 683 अरब रुपए के हिसाब से। और इनकम टैक्स पर उन्होंने खुद से 210 बिलियन का उनका टारगेट मिस हो रहा है। सेल टैक्स पे 382 बिलियन का टारगेट उनका मिस हो रहा है। कस्टम ड्यूटी पे माशाल्लाह से 79 बिलियन का टारगेट मिस हो रहा है। और फेडरल कस्टम ड्यूटी पे 79, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे 14 बिलियन का जो है 14 बिलियन रुपए का टारगेट जो है वो मिस हो रहा है। और टोटल जो गैप है, ये जो FBI का टारगेट था, माशाल्लाह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनका जो टारगेट था और वो था 750 बिलियन का उनका टारगेट मिस हो रहा है। और ज्यादातर जो पैसे निकाले जा रहे हैं वो माशाल्लाह से आपकी और मेरी तनख्वाहों से निकलते हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस से निकलते हैं। यानी ये कि जब कोई आप मईशत में ट्रांजैक्शन करते हैं, और सोने पे सुहागा, पेट्रोलियम लेवी के जरिए से, अब तो पेट्रोल माशाल्लाह से बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं और उसके जरिए से निकाला जा रहा है। आर्टिफिशियलिटी के जरिए से ये दिखाया जा रहा है, लोगों का ये तासुर है, मईशत जो लोग उसकी समझ रखते हैं कि FBI जो है वो मतलब अपनी परसेप्शन बिल्डिंग ऐसे कर रहा है कि हम जो है पेट्रोलियम लेवी के जरिए से या इनकम टैक्स के जरिए से, जिसमें उसमें भी मिसिंग है बाय द वे, उसके अंदर भी मिसिंग है चीजें, उसके जरिए से हम पैसे वसूल कर रहे हैं और रेवेन्यू जो है पाकिस्तान को जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है बिजनेस लीडर्स से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने बरामदात बढ़ाने होंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, कब वो वक्त आएगा कि आपके बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो अपनी इकोनॉमी करेंगे, ताकि टैक्सेस कलेक्शन जो है वो हमारी बढ़ जाए। लेकिन अब कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होनी थी, वो प्लानिंग ने जो अप्रूवल दी है उसके बाद से, लेकिन वो अब मीटिंग नहीं हुई, उसकी मुझे वजह नहीं पता। और इत्तला ये है कि सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो पूरे किए जाएंगे या उनके लिए पैसा मुख्तस किया जाएगा कि जिसके अंदर हाइड्रो पावर का है और जिसके अंदर हाईवेज का या आपका मोटरवेज का जो है काम होगा। जो कि कहा यह जाता है कि ये नून लीग के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, इस पर एक पोलिटिकल कमेंट करूंगा, फिर इकोनॉमी में बात करूंगा। हाईवेज एंड मोटरवेज आर द ट्रेडमार्क फॉर PMLN, तो उनके लिए तो पैसा मुख्तस किया जाएगा, लेकिन जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए नहीं किया जाएगा। टैक्सेस में इजाफा भी हो सकता है अगले हफ्ते। एंड सेकेंड ये कि तनख्वाहों में इजाफा अगर होगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो अफरात ज़र को, जो कि प्रेडिक्शन ये है कि वो 8.5% पे अगले साल रहे। और एहसन इकबाल साहब ने 4.1% GDP को फोरकास्ट किया है। साथ साथ IMF ने दुनिया भर के अंदर GDP जो है, ओवरऑल GDP जो है उसके अंदर स्लैश का कहा है कि इसके अंदर कुछ कमियां आएंगी और 2027 तक उनका ये तखमीना है कि 1.7% पे भी जा सकता है और कुछ इकोनॉमीज रिसेशन का भी शिकार हो सकती हैं इस जंग की वजह से। तो आज हमने दावत दी है सीनियर इकोनॉमिस्ट, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, सीनियर बहुत सारे उन्होंने हैट्स
अपनी कामयाबियों में सजाया हुआ है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को जानते हैं, बारीक बीनी से देखते हैं, इकोनॉमी पे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, उनके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस हैं, वो बहुत से लोगों से बात करते हैं, मुलाकातें करते हैं, उनसे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वो उसके लिए रास्ते निकालने के लिए सजेशंस देते हैं। बट गवर्नमेंट जो है वो हीट नहीं कर रही, और पिछले 12 सालों से उनकी कोशिशों पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सुनती भी है, लेकिन जो उनके पास सोल्यूशंस हैं वो मैं पढ़ता हूँ, अपने कॉलम्स के जरिए से इज़हार करते हैं, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाए तो हो सकता है पाकिस्तान की मईशत की राहें जो हैं वो और मुस्तहकम हो जाए। हमारे साथ मौजूद है नईरुद्दीन अहमद साहब। बहुत शुक्रिया नैयर साहब। अभी मैंने आपके सामने डॉक्टर इकरामुल हक का जो आर्टिकल है जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है उसको मैंने कोट किया है। उनके बकौल हर जगह FBR जो है वो टारगेट्स अपने अचीव नहीं कर पा रहा। इस टारगेट्स की अचीवमेंट की कमी या उसमें जो अगर वो नहीं कर पा रहे, आपके नज़दीक क्या है? लोगों की तरफ से कॉपरेशन नहीं है या कुछ और मामला हैं? देखिए, इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये देखें कि FBR का जो टोटल टारगेट है अचीव हुआ या नहीं हुआ वो बात की चीज है। उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो 5% आ रही है। यानी एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो 95% उसका रोल ही कोई नहीं है अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस में, आप अंदाजा करें। और ऐसे डिपार्टमेंट को तो पहले ही आपको देखना चाहिए कि क्या इसकी इफादियत है या इसके बजाय कोई और तरीके से इस काम को चलाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि FBR का आपने पूछा कि जी ये परफॉर्मेंस अचीव क्यों नहीं हो रही है, उसका जवाब जो है वो मैं आपको, जो पहले एक FBR के शब्बर जैदी साहब हैं उन्होंने ये बताया था, एक बात बताई थी कि मैंने अपने बंदों से कहा कि हम यहाँ पर इस वक्त कोई 21-22 हज़ार का अमला है तो हम 5,000 से काम कर लेंगे, बाकी लोगों को हम नौकरी से नहीं निकालते, आप लोग घर बैठ जाइए और आपको हम जहमत नहीं देंगे काम की, आपको तनख्वाह पहुंचती रहेगी। तो ये बात उनको मंजूर नहीं हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आएंगे अपनी जॉब पे। तो आप समझ जाएं कि ये कैसा डिपार्टमेंट है। मैं इस पे क्या अर्ज करूं? नहीं, इसमें आपने तो ये उनके चेयरमैन बता रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल FBR के फॉर्मर चेयरमैन शब्बर जैदी साहब जो कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देते रहते हैं, हमने उनको बहुत दावतें दी हैं, आ जाएं। आपसे भी हम एक ओपन डिस्कशन करना चाहते हैं, नो होल्ड्स बार डिस्कशन करना चाहते हैं। FBR के अंदर आपने क्या मामला देखें? बहरहाल FBR के ऑफिशियल्स, वो सर्विंग ऑफिशियल्स हैं, अगर वो भी आना चाहें, अपना एक मौक़िफ़ देना चाहें, वो दे सकते हैं। नैयर साहब, ये पेट्रोलियम लेवी के मद में गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल के अंदर बहुत रेवेन्यू कलेक्शन की है। अब जाहिर बात है ये एक ऐसी पेट्रोल वो है, प्रोडक्ट है कि गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर रहा है, अमीर आदमी भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारी ज़रूरत है, हम इससे बच नहीं सकते और इसके ज़रिए से रेवेन्यूज़ मीट हो रहे हैं। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है कारोबारी शख्सियात से इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अब हमें बरामदात को यानी अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा और उसके लिए हम, उसके ज़रिए से जब हम पैसे हमारे बनेंगे तभी हमारी सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी। ये तो हम हमेशा से सुनते आए, इस हुकूमत में हो, पिछली हुकूमतों में हो, कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स क्या है सर? बेसिक मैथमेटिक्स, आप आवाज आ रही है आप तक? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग जी। आज आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि इंडिया ने कॉटन इंपोर्ट पे ड्यूटी फ्री कर दी है, यही बात हो रही थी ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपका रॉ मटेरियल सस्ता होगा और दूसरी बात ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंपेटिटिव होगी। मैं ये नहीं कहता कि फ्री हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन बांग्लादेश है, इंडिया है और आगे वियतनाम है और इस तरह के जो मुल्क हैं, इनके साथ जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर करते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल के बाद सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है वो एनर्जी की आती है। और एनर्जी में पाकिस्तान में मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हर 15 दिन के बाद एक तेल का कुआं और एक गैस का कुआं जो है वो गैस और तेल देने लगता है। तो ये जा किधर रही है गैस और तेल? और सारा जो है आप मतलब जो महंगाई है वो ऑयल के तकरीबन $15 बिलियन का तो आपका बिल है। तो वो क्यों नहीं कम हो रहा है जब इतनी पाकिस्तान में हर 15 दिन के बाद जो है वो एक कुएं से 2,000 बैरल पर डे मतलब ऑयल मिलना शुरू हो जाता है या 4,000 बैरल? नहीं, वो बिल्कुल आपने कहा, हो सकता है उतनी उसकी कैपेसिटी ना हो, उतना पोटेंशियल हो, लेकिन निकल तो रहा है। लेकिन अब ये इसकी मटेरियलाइज कब होंगी चीज़ें, ये आगे की बात है। लेकिन ये बताइए नैयर साहब, बहुत एक क्रंच टाइम चल रहा है हम सब की ज़िंदगियों के अंदर। इकोनॉमी इस वक्त एक फ्रेजाइल सिचुएशन में बज़ाहिर है,
हुकूमतें ये दावा करती हैं, हर हुकूमत ये दावा करती है कि हम स्टेबिलिटी ला रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल जो अकाउंट्स हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो गए। नो डाउट IMF से आपको ट्रांच भी मिल गई है, गालिबन तीसरी या चौथी, और स्टाफ लेवल अग्रीमेंट भी हो गया है, और आपको वो पैसे भी उन्होंने जो हैं वो दे दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपका जो है रिजर्व्स बढ़ गए हैं आपके, और भी कुछ मद में आपने जो है चाइना के अंदर पांडा बॉन्ड्स बेच के कुछ रेवेन्यू कलेक्शन भी की है। गो के एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, परसों उन्होंने ये कहा कि बॉन्ड्स के ज़रिए से पैसा बनाना कोई इतनी उनको ज़्यादा ये कोई सूटेबल चीज़ नहीं लगती है, वो एक्सपोर्ट्स की ही बात करते रहते हैं। ये PSTP का जो मामला है सर, इस पर भी कटौती हुकूमत कर रही है, लेकिन ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं, और उसके अलावा नेशनल हाईवेज के हवाले से है, उस पर पैसा लग रहा है, और कहाँ पैसा लगना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जो पैसा है ना, बेहतर ये होगा कि ये बड़े डैम्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिसमें ये हाईवेज वगैरह आ जाती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें करें, क्योंकि इसकी वजह से ना लोअर लेवल पे जॉब्स बहुत क्रिएट होती है मास लेवल पे। तो ये जो आपका PSDP है, ये इसकी अगर आप, मैं समझता हूँ कि सही यूटिलाइजेशन करें और मोटरवेज बनाएं, और इस तरह के जो मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देते हैं, डैम्स हैं, उनकी तरफ मतलब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की प्लेजेस में सर हमें बहुत कुछ नज़र भी आ जाते हैं। ममालिक प्लेज करते हैं कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त मिडिल ईस्टर्न एक तजमीन साहब, आपकी आवाज ग्रेजुअली बिल्कुल खत्म हो गई है, और जब स्टार्ट हुआ तो एक्सीलेंट थी। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट भी है, और एक तरह से जियो पॉलिटिक्स भी अपना एक प्ले पार्ट कर रही है इसके अंदर। हमने ये एंटिसिपेट किया था कि शायद इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बढ़ जाए, लेकिन इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी की एक रिसेशन के मामलात हैं, वहाँ पे भी एक थोड़ा सा पेसिमिस्टिक, एक ग्लूमी पिक्चर है, और कुछ पता नहीं है कि आगे के हवाले से क्या होगा। फिर हमें ये देखा कि सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर किया पाकिस्तान के लिए एक तरह से, और एक एक्सटर्नल अकाउंट्स में आपके लिए सांसें बढ़ गई, आपके लिए एक स्पेस, फिस्कल स्पेस में इजाफा हो गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है सर नैयर साहब, इसके अलावा मतलब फिस्कल स्पेस में इजाफे के लिए हमारे जो रोल ओवर्स हो रहे हैं, उसके अलावा और क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें दो काम होने चाहिए। एक तो ये है, जो मैंने कल परसों आर्टिकल लिखा है, उसमें भी शायद आपने देखा हो, कि हमें जो फॉरेन एसेट्स है ना, उनकी रिकवरी पे बात करनी चाहिए। उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा, जीरो काम हो रहा है। जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें सारी रूलिंग एलीट की बात कर रहे हैं आप? देखिए, एलीट है या अवाम है, हमें ये नहीं देखना। हमें ये देखना है कि अनडिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको हर मुल्क से मिल भी चुकी है और इनके गवर्नमेंट के पास सारी महफूज है, तो उसके ऊपर आपका राइट है, आपका हक है कि अनडिक्लेयर्ड एसेट को आप मुल्क के एसेट में कन्वर्ट करें। और दूसरी मेरी तजवीज़ ये है कि आप पाकिस्तान में लोगों को इस चीज की इजाजत दे दें, जैसे आपने बाहर इजाजत दी हुई है कि वो डॉलर अकाउंट्स या फॉरेन अकाउंट्स में पैसा भेजते हैं और वहां पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। पाकिस्तान में भी इजाजत दे दें, फिर आप देखें कि कितना एक फ्लड आ जाएगा आपके पास मतलब फॉरेन करेंसी का। अच्छा, उसमें जो पैसा भेजेंगे उसकी फिर मतलब सिर्फ पैसा ही भेजना है ना, उस पर ये तो नहीं, भेजना नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तानियों को भी इजाजत दे दें, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को। अभी तो ओवरसीज को इजाजत है ना। ओके। तो वो यहाँ पे भेजते हैं, उन्हें 8% के करीब जो है प्रॉफिट मिल जाता है। वो उसका रेट जो है ना, वो अमाउंट के साथ साथ चलता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी वो फैसिलिटी आप दे दें लोगों को कि आप यहाँ पे अपना डॉलर या मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तानी बैंकों में खोल सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन। देखते हैं नैयर साहब के सजेशन के हवाले से दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं जब ये प्रोग्राम वो सुनेंगे उनका क्या इस पे मौक़िफ़ है। ऑब्वियसली इस पर मुझे भी थोड़ा सा डिग आउट करना है कि इसके और क्या इसकी चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा ये मेरा एक यहाँ हवाले से रिसर्च कमज़ोर है मेरी, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। नैयर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त परसों यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन हेड थी पाकिस्तान आई थी, और मैं कोई आपसे पॉलिटिकल कमेंट नहीं लूँगा उस पर, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन में जो 2027 के अंदर
मजीद जो आपको जीएसपी प्लस के लिए और जो कुछ चीज़ें करनी है, मिसाल के तौर पर अभी 2019 से हमारे और यूरोपियन यूनियन के माबैन स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन सेंस के हम उनसे बातचीत करते हैं। आप तो तजमीन साहब यकीन जाने आपकी पूरी कोशिश के बावजूद आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूं। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन की ये जो अभी फॉरेन हेड आई हुई थी, उन्होंने कहा है कि मजीद 2027 के लिए उसके अंदर आपको ये करना होगा कि जो है जो उनकी प्रेस रिलीज आई है कि मजीद आपको एंगेजमेंट्स ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेबर राइट्स के हवाले से करना है। यूरोपियन मार्केट्स पाकिस्तान के लिए बहुत बैकबोन है और हमारी टेक्सटाइल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स होती हैं अमेरिका के बाद। अभी हालिया दिनों में हिंदुस्तान के हवाले से भी उन्होंने थोड़ा सा और उनको कस्टम ड्यूटी जो है उनकी फ्री कर दी है 97% तक। इंडिया तो अपने इनरोड्स बना रहा है यूरोप के अंदर, पाकिस्तान मजीद और किस तरह से मुस्तहकम कर सकता है? लास्ट क्वेश्चन सर। देखिए, उन्होंने ये भी फरमाया है, ये उनकी मेरे ख्याल डिप्टी प्रेसिडेंट थी या जो भी थी डेजिग्नेशन, तो कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है अमेरिका और चीन, उससे ज्यादा यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट है। तो यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक मंडी है और इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। इजाफा तो खैर चाइना के साथ भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है हमारा उनसे। तो उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, जिस तरह आज वजीर आजम साहब ने भी कहा ना कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और काम करना है, तो उसके लिए जो भी उनके मेरा मतलब है पैरामीटर्स हैं उनको मीट करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स तो आपको पता है सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का एहतराम तो इस्लाम में है, तो हमारे ऊपर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का। हाँ, चाइल्ड लेबर की जो बात है वो मैं समझता हूँ कि सही बात है कि चाइल्ड लेबर जो है उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और हमारे यहाँ आपको पता है सियालकोट में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है और सियालकोट में अब इस तरह का कोई इशू आ नहीं रहा है कि जो इंटरनेशनल फर्म्स को उस पर एतराज हो। तो बाकी भी जो हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मोस्टली, तो उसमें भी आप देखें कि कोई चाइल्ड लेबर का ऐसा वहां पे मसला पाकिस्तान को नहीं आ रहा है। तो हम तो ट्रांसपेरेंट हैं और हमारा मजहब सबसे बड़ा जो है ह्यूमन राइट्स का मजहब है और आप समझ सकते हैं कि हम तो दिल दुखाने को भी गुनाह समझते हैं किसी शख्स का, ये जाएगा कि उसके साथ कोई और ज्यादती हो इंसान के साथ। और ठीक है, इस काम पे पाकिस्तान को देखिए पहले भी हमने किए उनके पैरामीटर मीट, आइंदा भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नईमुद्दीन अहमद साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू और इंशाल्लाह फिर से आपको कभी आप ज़हमत देंगे इसी मामलात पर और भी जो भी मामलात होंगे इंटरनेशनल इशूज़ पे। लेकिन आज में नैयर साहब को मैंने सहमत दी इकोनॉमिक मामलात पे, बजट के हवाले से टॉक ऑफ द टाउन है इस वक्त बजट। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पाकिस्तान में टॉक ऑफ द टाउन है, पोलिटिकल मामलात भी टॉक ऑफ द टाउन है। और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, कि इमरान खान साहब यकीन रखिए इमरान खान साहब छूट जाएंगे। बहरहाल आज ये इन्होंने अब यकीन की बात कर ली है, अब देखते हैं क्या मामला बनते हैं। मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के हवाले से तो कंफर्मेशन हो चुकी थी खबर की, लेकिन जिस पर सुहेल नकवी साहब फरमाते हैं कि वो तो एक गैर सियासी मुलाकात थी, वो ऐसी मुलाकात थी नहीं। बहरहाल हमें शाजिया मलिक साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत रोज बाद सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तजज़ियाकार, शी इज कमिंग लाइव फ्रॉम कैनेडा और उससे आज हम बात करते हैं। मौजू है हमारा कि कल रात फिर से एक टेंशन फ्लेयर अप हुई है। वो टेंशन खलीजी ममालिक में है और इस वक्त खलीजी ममालिक की तरफ से मजम्मत आई है और खलीजी ममालिक का जो ग्रुप है जीसीसी कंट्रीज का, उसने उन्होंने मजम्मत की है। वो क्या कि कुवैत के अंदर और बहरीन के अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान की तरफ से जो है उनके मुल्क में मिसाइल्स मारे गए हैं या ड्रोन्स मारे गए हैं, आई एम नॉट कंफर्म, ड्रोन्स मारे गए हैं गालिबन। और उसके बाद फिर ईरान का ये मौक़िफ़ आया है कि नहीं, हमने तो अमेरिकन एयर बेसिस को मारा है, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के वजीर आज़म में बहुत दर्द उठा, उनको मुसलमानों के लिए बहुत दर्द उठा। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो आग से खेल रहा है। अब मुझे नहीं पता आग से कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, लेकिन इस वक्त खलीजी ममालिक की मजम्मत आ गई है। ट्रंप साहब ने अलबत्ता ये कहा है कि मुज़ाकरात तो जारी हैं। कौन कह रहे हैं मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं? मुज़ाकरात तो चल रहे हैं। तो लिहाजा नाज़रीन आप इसको जंग नहीं कह सकते, एक कुछ स्किर्मिशेस हो रही हैं। ईरान ने यह भी इल्जाम लगाया कि अमेरिका की तरफ से जो है उनके कुछ एसेट्स पे हमला किया गया, जिस पर अमेरिका ने कहा कि वो हमने अपनी दिफा में हमला किया है, जिस पर ईरान ने कहा कि हमने इंतकामी कार्रवाई की है। अब इंतकामी कार्रवाई कुवैत के अंदर हो रही है बकौल कुवैत के, और उनके एयरपोर्ट पे हमला हुआ है जिसमें आज की एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल उसके अंदर हलाक हुआ है। लेकिन सवाल यह भी उठता है
कि अब सारे मामले के अंदर इस्राइल के वज़ीर आज़म का यह कहना कि ईरान आंख से खेल रहा है, तो ये एक सिंपैथी गेन करने की भी साजिश हो सकती है। लिहाजा इस मामले पे एक सेंसिटिव रिपोर्टिंग करना जो है मेरे लिए बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मैं बहुत ही मोहतात होकर आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि कहीं से भी अगर मुसलमानों के मफादात पे या मुस्लिम ममालिक के मफादात पे कोई ना कोई हर्फ आएगा तो हम मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, यूएई हो, हम सब का मफाद एक है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन क्योंकि इसराइल जो है वो कह रहा है, इसको बहुत दर्द उठ रहा है कि ईरान आग से खेला, तो वो कोशिश कर रहा है चिंगारी लगाने की, तो लिहाजा वो ये भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को जंग के लिए धकेल दे। तो शाहज़िया मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दीज डेवलपमेंट्स, क्या ये जंग हमारी जिंदगियों में खत्म हो जाएगी? Thank you very much for the opportunity once again, Tasmeen. मेरा तो सबसे बड़ा ये ख्याल है, I want to tell the US to just simply get out of the region, absolutely get out of the region. ये आपका वॉर नहीं है, ये आपको धकेला है इसने इजराइल में। आप जरा थोड़ा सा जो है ना अपना वो दिखा ले कि आप दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, और आप बोल दें एक दफा इजराइल को कि ठीक है तुम हमारा एलाय हो, लेकिन ना तो अब हम तुम्हें फंड करेंगे और ना ही हम तुमको जो है वो देंगे, वेपन्स देंगे। तो आप देखिए, एंड यू कैन राइट दिस डाउन एंड यू कैन नोट दिस एंड यू कैन रिकॉर्ड इट इफ यू विश टू, विद इन मिनट्स इजराइल जो है ये सारे का सारा वॉर रोक देगा। ये जो वॉर हिस्टेरिया है इजराइल का, पहले उन्होंने बर्बाद किया बहुत सारे दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको, और अब वो ईरान के पीछे पड़ा है, इसलिए कि अमेरिका को भी और इजराइल को भी पता है कि सारे के सारे ऑलमोस्ट अरब कंट्रीज तो इनके जेब में बैठे हैं ऑलरेडी। तो जो जिसको बोलते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो वो लास्ट मैन स्टैंडिंग खाली ईरान था। तो एज अ रिजल्ट वो ईरान को अब बर्बाद करना चाहते हैं। ईरान ने बहुत क्लियरली एक दफा नहीं कई दफा कहा है और बहुत वार्निंग्स दिए हैं कि ये जितने के जितने ये अमेरिकन बेसिस है रीजन के अंदर, इनको हटाओ। आप खुद बताइए मुझे कि अगर ईरान जाके फ्लोरिडा में या आर्कांसा में जाके अपना एक बेस खोल लेगा तो अमेरिका को कैसा लगेगा? एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाई दिस वॉर इन यूक्रेन आल्सो देयर इज आल्सो फ्लिप साइड ना। अमेरिका ये कहता है दीस बेसेस आर मेड बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द जीसीसी कंट्रीज, तो उनका ये है, और उनके आपस के बायलैटरल मामलात हैं, तो उनका ये कहना है कि ईरान, हु इज ईरान टू डिक्टेट? Exactly, then फिर तो आपने मेरा पॉइंट और भी प्रूव कर दिया। So who is US and who is Israel to ask Iran to abide by their rules and play by their rules? कि तुम जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते हैं, और तुम हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और तुम हमास को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, then who are they? उन्होंने रेजिम कैसा चेंज करने का कोशिश किया ईरान के अंदर, उन्होंने उनका टॉप लीडरशिप को कैसे मार दिया, कैसे उनका सॉवरेनिटी को ट्रैम्पल किया, कैसे किया? फिर मेरा भी ये क्वेश्चन है ना आपको। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि अगर ईरान ये सब कुछ करे, और जीसीसी के साथ उनके तो बड़े दोस्तियां हैं और उनको वो जो है प्रोटेक्शन देगा, तो फिर अभी क्यों नहीं प्रोटेक्शन दिया? अभी सारे अरब कंट्रीज लाइक कतर एंड सऊदी वो पाकिस्तान के साथ क्यों जो है सारे डिफेंस पैक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं? तो आप किसी के डोर स्टेप पे आके बैठ जाएंगे और आप बोलेंगे कि जी ओ चूंकि हमारा दोस्ती है इसके साथ, तो हम जो है ये जो भी करना चाहेंगे, और ईरान के ऊपर what is your assessment के the possibility of a direct war between Iran and the US is fading with each passing day, or is it increasing? ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है, क्योंकि सिर्फ जो सिलिकॉन वैली में लोग बैठे हुए हैं ना, ये इस वॉर के अंदर सिर्फ वो चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उनको फंड करता है इजराइल, और वो अपने वेपन्स टेस्ट करना चाहते थे जो कि उनके अभी हो गए हैं, मगर वो चाहते हैं, अमेरिकन पब्लिक जो है वो नहीं चाहती है कि ये वॉर के। अमेरिकन पब्लिक जो है उससे ना तो पूछा गया ना कांग्रेस से पूछा गया, ये तो ट्रंप साहब ने अपना, तो ये सारे डिसीजंस ओवल ऑफिस के अंदर हो रहे हैं, इसके अंदर अमेरिका एज सच एज अ कंट्री जो है वो इन्वॉल्व नहीं है।
और इसीलिए ये वॉर ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी अमेरिका का नुकसान हो चुका है, उसका स्टॉक पाइल बहुत ज्यादा कम हो गया है तो वेपन्स का। तो ईरान जो है वो वेनेजुएला या क्यूबा नहीं है जिसको आप हलवा समझ के आप हड़प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो कि हमारे जैसे कनाडा में भी अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि रिसेशन आ गया है, तो ये नहीं चलेगा। यूरोपियन यूनियन आफ्टर ऑल खड़े होंगे ही। आपको पता ही है कि इससे पहले भी जब अमेरिका ने कहा था हम सैंक्शंस लगाएंगे ईरान के ऊपर, तो जो फ्रांस थे और जर्मनी थे, उनके जो कंपनीज थे टोटल एंड श्लमबर्गर, वो कॉन्स्टेंटली बिजनेस कर रहे थे ईरान के साथ। तो ऐसा नहीं चल सकता है। पूरी दुनिया जो है अपसाइड डाउन हो गई है, एनर्जी के क्राइसिस बढ़ गए हैं, पेट्रोल पंप्स पे गैस का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग खाना नहीं खरीद सक रहे हैं, मेडिसिन नहीं खरीद सक रहे हैं। तो ये कितने दिन और चलेगा? तो फुल ब्लोन वॉर तो मुझे नहीं लगता है कि ये चले। मगर ट्रंप साहब के तो आपको पता ही है मिजाज का। आज भी उन्होंने एक बहुत ही फनी जो है जवाब दिया रिपोर्टर्स को। रिपोर्टर्स ने कहा आप तो आज हाँ कहते हैं कल ना बोलते हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो कहते हैं ये अच्छा नहीं है कि ये ईरान को कंफ्यूज रखता है। नहीं सर, सिर्फ ईरान को नहीं, सारी दुनिया कंफ्यूज है। सारी दुनिया आपके इन बातों और हरकतों की वजह से कंफ्यूज्ड है। तो आपको बिल्कुल स्टेप बैक करके इस वॉर को रोकना पड़ेगा। कल जैसे आपने एक डांट पिलाया है ना उसको, नेतन्याहू को, तो वो जो है जरा थोड़ा सा 2 पैसे बेशक, लेकिन शांति से थोड़ा बैठा है। वैसे ही आपको एक डांट पिलाना पड़ेगा। आई वाज रियली परटर्ब्ड और मैं बहुत डिस्टर्ब भी था इस तरह से। और एक तरह से एक जो ये है कि नेतन्याहू के हवाले से तो ट्रम्प ने आज ये कह दिया कि लग रहे थे कि ही वाज नॉट, मतलब ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। और नेतन्याहू के जिस तरह से कल नाज़ी मैंने आपके सामने पूरी डिटेल्स रखी हैं, किस तरह से गालम गलोच एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है। बहुत शॉर्ट लिखते हैं, ये न्यूज़ वेबसाइट है, कंसाइज लिखते हैं और डिटेल बताई। और अमेरिका ने इसको बाकायदा मीडिया को मतलब ये रिलीज़ किया, मतलब शेयर किया मीडिया से, और कोई इस पर अभी तक वाशिंगटन की तरफ से रिपोर्टल नहीं है। और ट्रम्प ने भी कह दिया कि मैं जो था थोड़ा डिस्टर्ब था इस हवाले से। अच्छा शाहज़ाद साहिबा, ये बताइएगा कनाडा का इस सारे मामले में क्या कहना है, उसका क्या मौक़िफ़ है? कनाडा जो है वो तो जाहिर है वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बट दैट इज मोर लाइक अ लिप सर्विस। किसी गिनती में है कनाडा वाले? नहीं, किसी गिनती में नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि उनका कुछ सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि कॉर्नी साहब जो है वो आते हैं एक दफा आके कह देते हैं कि हम कंडेम करते हैं जो इसराइल में जो अटैक कर रहा है पैलेस्टीनियंस पे, फिर वो कहते हैं हम कंडेम करते हैं जो लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है, हम कंडेम करते हैं जो कुछ ये हो रहा है, लेकिन खुल के सामने आके नहीं बोलते हैं कि यूएस को अपने एलाई के ऊपर से हाथ उठाना चाहिए। बल्कि कल तो मार्क कार्नी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म आया कि कल वो एक जगह पे स्पीच दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारे मुल्क में हेट की कोई जगह नहीं है एंड ऑल दैट, और उनके बिल्कुल पीछे जो है वो इजराइल का बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ था। तो लोगों ने पूछा उनसे, वहां पे रिपोर्टर्स ने भी, दूसरों ने भी, उन्होंने कहा आप क्या ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम इजराइल है, या आप वाकई मानते हैं कि जेनोसाइड? यानी मैं आपकी बात का खुलासा ये निकालूं कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है ना, वो एक तो होता है ना गुड कॉप बैड कॉप, वो सिर्फ गुड कॉप दोनों साइड पे खेल रहे हैं वो, क्योंकि एक तो छोटा मुल्क है और दूसरा उनका हमारा जो है डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। और अभी कितनी अच्छी बात है ना शाहिद साहब, आप जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रही हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा है वहां पे। हाँ जी, लेकिन मुझे भी बहुत दफा जो है वो धमकियां मिल चुके हैं, और मुझे भी कई दफा जो है यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है सीसे, तो उसके ऊपर जाके लोगों ने शिकायत की है कि मोहतरमा बहुत ज्यादा बोलते हैं। और मुझे तो ये बोला कि आप, जो मैं इंडिया के खिलाफ बोली इजराइल के, तो उन्होंने कहा ये तो हेट स्पीच के अंदर आता है। तो मैंने कहा ये हेट स्पीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी क्रिएट नहीं कर रही हूं, मैं तो सिर्फ जो दुनिया में हो रहा है उसको रिपोर्ट कर रही हूं। तो अभी कनाडा का मसला ये भी है कि कुज़मा का जो अग्रीमेंट है जिसमें कि यूएस, मैक्सिको और कनाडा, उसको कुज़मा बोलते हैं, तो उसके डील अभी फंसे हुए हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका के साथ ये डील होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज ऑलरेडी भी हमारा इकोनॉमी मरता जा रहा है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है, रिसेशन आ गया है, और अगर ये डील भी आगे नहीं जाएगा तो और मुश्किल आएगा। तो हमारा एक जो ट्रेड डेलीगेशन है हेडेड बाय हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, ये बताएं शाहिद साहिबा, you have been very critical on this current incumbent government which is being spearheaded by Prime Minister Shehbaz Sharif Saab, and Foreign Minister Sarkar is also playing a very pivotal part in the negotiation process, being acknowledged across the world, the Field Marshal Asim Munir साहब. So your views have changed और आप अभी भी critical हैं इनके लिए? देखिए, there are
टू थिंग्स, एक होता है कि एप्पल है और एक है ऑरेंज है। तो एज फार एज द नेगोशिएशंस ऑन ईरान आर कंसर्न, दैट इज अ कमेंडेबल जॉब दैट दिस गवर्नमेंट हैज डन, क्योंकि और कोई भी अपने जो हॉर्न्स हैं वो लॉक करने को तैयार नहीं था ट्रंप साहब के साथ। तो इन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया, इन्होंने ट्रंप साहब के साथ भी बात किया और जो है यानी अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ईरान के साथ भी और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स थे, और इसको जो है आगे लेकर के, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज जो वो पीटीआई के साथ करते हैं, आई एम स्टिल क्रिटिकल, क्योंकि मुझे लगता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज का एक आवाज होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, लेकिन ये स्पेस हर जगह कम होती जा रही है। ये स्पेस, इंडिया जो अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, आप देखिए कैसे ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया है। अभी टीएमसी जो थी, तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल में उनके साथ क्या किया, हमारी जो दीदी थी उसको कैसे, उसके साथ वो जो अलेज करती है कि 177 सीट्स के ऊपर इन्होंने रिगिंग की है, बेईमानी किया है, तो हर जगह पे ये चीज है। तो उसके लिए तो मैं थोड़ा क्रिटिकल उनके लिए रहूंगी कि वो स्पेस बहुत ही कम करते जा रहे हैं जो डाइसेंटिंग वॉइसेस है उनके लिए। लेकिन एज फार एज द ईरान नेगोशिएशंस आर कंसर्न्ड, without any doubt, Pakistan has really stepped up and they have really done a absolutely brilliant job. तो जहां जिसका तारीफ बनता है हम करेंगे, जहां नहीं पता नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया मलिक साहिबा, और मैंने ब्रिगेडियर करार अली साहब को भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन वो नहीं आ पाए, किसी जगह मसरूफ हो गए। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर शाजिया मलिक साहिबा का, क्योंकि कनाडा में इस वक्त जो है वो बिल्कुल एन सुबह का वक्त होता है, लेकिन शी केम एंड शी वाज वेरी काइंड इनफ टू रिस्पॉन्ड टू माय कॉल, और वो आई और उन्होंने अपना तबसरा दिया है। उनसे थोड़ा सा मैंने एक कनाडा के हवाले से भी आपसे सवाल किया, और जो वहाँ के मामलात हैं, यही है हमारे खबर से तज्ज़िये तक का जो एक मुख्तलिफ हम आपके सामने प्रोग्राम की लाने की कोशिश करते हैं। अब पहले सेगमेंट पे नईउद्दीन साहब थे, बजट पे बात की, इकोनॉमी पे बात की। सेकंड सेगमेंट पे कुवैत और बहरीन के अंदर जो ये कहा जा रहा है जीसीसी कंट्रीज़ की तरफ से, खलीजी ममालिक की तरफ से, कि उनकी जो है ईरान ने उन पर मिसाइल्स या ड्रोन्स को मारा है। ईरान का ये कहना है कि हमने अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक किया है, क्योंकि यूएस सेंटकॉम ने ये कहा है क्योंकि हमने अपने सेल्फ डिफेंस में, अब हर कोई अपने सेल्फ डिफेंस में ईरान के कुछ टारगेट्स को हिट किया है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन राइट नाउ। जंग नहीं होगी पूरी तरह से, आप तवक्को रखिए, जंग नहीं होगी इंशाल्लाह। ये स्किर्मिशेस चलते रहेंगे, और स्किर्मिशेस का फ़ायदा जो है वो इजराइल उठा रहा है, और बकौल नेतन्याहू के ईरान आग से खेल रहा है। अगर नेतन्याहू को बहुत दर्द उठ रहा है मुसलमानों के लड़ाई करने पे, तो बहरहाल तो नेतन्याहू साहब की तो वैसे ही परसों जगहसाई हो चुकी है, और आज ट्रम्प साहब ने कहा है कि हाँ ये हुआ था, एंड आई वॉज वेरी पर्टर्ब्ड, यानी मैं बहुत थोड़ा सा परेशान था। आज ट्रम्प साहब ने इस बात को कहा है नेतन्याहू की कॉल के हवाले से, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है कि उनकी जो गुफ्तगू हुई थी वो इतनी कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं हुई थी। मुल्क की सियासत के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज बिलावल की फिर तकरीर हुई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पीटीआई का इल्ज़ाम है कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा। क्या सिचुएशन बनती है? इतवार के रोज़ इलेक्शंस हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखते हैं क्या बन के आती हैं। और आखिर में नाज़रीन, तस्मीन जावेद को खबर से तज्ज़िये तक से इजाज़त दीजिए इस हदीस पैगम्बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। अल्लाह हाफ़िज़।